नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नवंबर में शुरू हुए किसान आंदोलन को पूरे 1 साल होने वाले हैं, लेकिन कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसान सड़कों पर ही हर मौसम को बिता चुके हैं, लेकिन आंदोलन का रास्ता अब तक नहीं निकला है। लेकिन आंदोलन के चलते बंद रास्ते खुलवाने की मांग अब जरूर जोर पकड़ रही है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर के आसपास के इलाके के व्यापारी सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ते खुलवाने के लिए सरकार और किसान संगठन दोनों को फटकार लगाई है। लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद में सरकार तो एक्शन में है। टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसान प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन ने बैठक की है, तो शनिवार को सोनीपत के व्यापारी सीएम के साथ मिले हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बंद रास्तों के समाधान के लिए अमित शाह के साथ भी मुलाकात की है। और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो किसानों के साथ बैठक की तस्वीर, दूसरा सीएम के साथ व्यापारियों की जो मुलाकात हुई शनिवार को, ये वो तस्वीरें, और गृह मंत्री के साथ भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के हालात और खासतौर से बॉर्डर पर जो स्थिति है उसको लेकर के जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई थी। गृह मंत्री के साथ मुलाकात की। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर जो रास्ते बंद हैं उनको लेकर के संज्ञान लिया है। इसमें अब किसानों को भी चूंकि शामिल किया गया है, इसलिए अब किसान भी इसमें और कमेटी के सामने बैठ रहे हैं। जाकर के किसानों के साथ बैठक भी सरकार की तरफ से की गई है। उधर व्यापारियों को चूंकि बार बार इस बात को लेकर के सवाल उठते रहे कि व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है, और इस वजह से उन तमाम व्यापारियों और इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की है। और तीसरी तस्वीर आपको दिख रही है वो गृह मंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीर है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिले थे जाकर के, और उनके साथ भी प्रदेश के हालात और खासतौर से बॉर्डर पर जो रास्ते बंद हैं उनको कैसे खोला जाए और उसको लेकर के राज्य सरकार क्या कर रही है, इस विषय में भी बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई थी। तो अब किसान और प्रशासन के बीच में जो बैठक हुई है, दिल्ली में बंद रास्तों को खोलने को लेकर के जो बातचीत हुई है, अब उस पर क्या नतीजा निकलता है, कैसे ये रास्ते खुलते हैं, ये देखना होगा। और ये बात हालांकि किसान संगठन की तरफ से जरूर कही गई है कि रास्ते हमने बंद नहीं किए हैं, लेकिन रास्ते खोलने में हम सहयोग जरूर करेंगे। तो किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की बंद सीमाओं को खुलवाने की कवायद लगातार चल रही है, और इसी के चलते झज्जर जिला प्रशासन ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ बैठक की है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे संख्या 9 को खुलवाने पर चर्चा हुई है। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही है। इस बैठक में किसानों ने भी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन ने किसानों को रास्ते खुलवाने के लिए कहा है, तो फिर वहीं किसानों ने कहा है कि रास्ते दिल्ली पुलिस ने खुद बंद किए हैं, उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया है, लेकिन अगर ये रास्ता खोलते हैं तो किसान इसमें सहयोग जरूर देंगे। आंदोलनकारियों ने कहा है कि रास्ता खुलवाने पर जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा उस पर अमल किया जाएगा। डीसी साहब आए थे झज्जर, एसपी साहब आए थे, बाकी लोकल प्रशासन है, एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह सभी अफसर थे। उनने बार बार ये बात की है, पहले तो भी सड़क है, जो सड़क रोकी हुई है वो किसानों को रोकी है। हमने बोला भी सरकार जी है सड़क किसानों ने नहीं रोकी, सड़क जी रोकी हुई है वो दिल्ली पुलिस वालों रोकी गई है। फिर वो बार बार पूछते थे भी आप दसो भी हम सड़क आप मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो हमने बता दिया भी ये मामला है जो संयुक्त किसान मोर्चे का है, जो हमारे बड़े लीडर हैं वो ही बात करेंगे भी सड़क खलवानी है या नहीं खलवानी है। डीसी साहब कहते भी हम कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहते, कोई लिखती नहीं आपसे लेना चाहता, रूटीन में पूछने के लिए आए हैं। वो जो बताया है वो उनको बता दिया कि जो सड़क मेन खोलनी है हमें पहली गल तो रोकी नहीं, ये खुलनी है तो संयुक्त मोर्चा ही उससे फैसला लेगा। साहब ने यही क्वेश्चन किया था कि भाई अब ये रास्ते रोक रखे हैं, इनके बारे में बात करनी है। रास्ते किसानों ने तो रोक ही नहीं रखे। ये रिपोर्ट अभी बताया डीसी साहब ने कि हमने भी रिपोर्ट भेज दिया कि भाई किसानों ने नहीं रोक रखे, और ये साइड में जो घूम के जाते हैं अंदर लोग, ये सारे वहाँ भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, और इस साइड में भी ये दिल्ली पुलिस ने रोक रखे हैं। किसान तो दिल्ली में जा रहा था, अब भी वहीं जाने का प्रोग्राम है, उन्होंने रोक रखे हैं, बैठे हैं। तो सुन रहे थे आप किसानों की तरफ से एक बार फिर से कहा गया कि दिल्ली जा रहे थे किसान, उनको जहां रोक दिया गया, किसान वहीं बैठ गए हैं, और रास्ते किसानों ने नहीं रोके हैं बल्कि दिल्ली पुलिस की तरफ से रोके गए हैं। और अब ये रास्ते कैसे खुलेंगे या क्या करना है, इस पर संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, लेकिन हाँ, रास्ते हमने बंद नहीं किए हैं, इस बात को किसानों की तरफ से कहा गया।
तो लगातार अब रास्तों को खुलवाने की जो कवायद है वो चल रही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के लगातार इंटरवीन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के कह रहा है कि ये रास्ते खुलवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, स्थानीय प्रशासन की है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं अब उसी के आधार पर इस रास्तों को खोलने की कवायद आगे बढ़ती हुई जरूर दिख रही है। लेकिन अब इसमें सफलता कैसे मिलेगी, रास्ते कैसे खुल पाएंगे, इसको लेकर के क्या एक्शन आगे होगा, ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि देखना बेहद अहम होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि जल्द ही रास्ते खोलने पर बात बनेगी। केस लगा है हरियाणा सरकार की ओर से, हम अपना पक्ष रखेंगे और किसानों को भी इस बार जो किसान नेता है उनको भी पार्टी बनाया गया है, वो सारी रिपोर्ट भी उनको की है और अगर उससे पहले कोई सहमति बनती है तो पहले रास्ता खुलेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके हिसाब से रास्ते को खोलेंगे। बातचीत हुई उनसे, रास्ता खोलने का एक बड़ा विषय हमारे यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, उसमें हमको अपनी तैयारी है। सभी पक्षों को आपने सुन लिया और आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि सरकार वर्सेस किसान है, बंद रास्तों का समाधान निकलेगा कैसे, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है। अब कमेटी से बिना वार्ता के समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा या बॉर्डर को खोलने का रास्ता कैसे निकलेगा, सवाल ये भी है। और उद्योगों पर जो मार चल रही है उसको लेकर के जो तकरार है वो कब तक जारी रहेगी, ये भी सवाल अपने आप में बड़ा है। और अब इन सब को लेकर के समाधान निकलता कैसे है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। प्रिंस वडैच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप से हमारे साथ। प्रिंस वडैच जी, आपका भी स्वागत। और अशोक ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं नेफेड के। अशोक ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो रास्ते बंद हैं उनको लेकर के जो बातचीत से जरिए रास्ता निकलना चाहिए वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोर्ट बार बार ये कह रहा है, अभी भी जो बातचीत हुई है प्रशासन के साथ में उसमें भी मोटे तौर पर कोई सहमति तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये रास्ते कैसे खुलेंगे, इसको कैसे आप लोग खुलवा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान बार बार ये कह रहा है कि रास्ते उसने नहीं, आप लोगों ने बंद किए हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, पहली बात तो कि किसान ने रास्ते नहीं बंद किए, इस बात से मैं सहमत हूँ। आंदोलनकारियों ने, आंदोलनजीवियों ने रास्ते बंद किए होंगे। किसान तो मैं हूँ और किसान तो अपने खेत में है, तो किसान ने रास्ते बंद किए होंगे, इस बात को तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ। आंदोलनजीवियों ने, आंदोलनकारियों ने रास्ते बंद किए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के जरिए उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों की रोजी रोटी आपने छीन ली, इतने सारे किसानों को आपने बर्बाद कर दिया, जिनकी फल सब्जी और दूध जो है दिल्ली जाया करता था, आसपास के ग्रामीणों को आपने तंग कर दिया। तो अब जो है आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर क्रैकडाउन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त भाषा में इनको कहा है कि जब कानून लागू ही नहीं तो आंदोलन किस बात का, विरोध किस बात का? जब आंदोलन तो किसी विषय को लेकर होना चाहिए ना। लेकिन ये बात साबित होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामला है, उसके बाद आंदोलन किस बात का? आंदोलन करने वाले जो है इस बात को बताने में जो है अब तक असमर्थ हुए। और अभी मैं आपकी टीवी पर रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने रास्ते नहीं बंद किए हुए, फिर साथ साथ कहते हैं नहीं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व से बात करके रास्ते खुलवाएंगे। तो बस रास्ते बंद नहीं किए हुए और कहते हैं कि इसका डिसीजन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा वाले लेंगे। तो बड़ी अटपटी सी बात है। देखिए, देश प्रदेश की जनता देख रही है इनका आचरण को, और इनसे सरकार प्रशासन भी बार बार निवेदन कर चुकी है। इनसे कहा अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखिए आप जो है, लेकिन किसी के राइट को जो है बाधित करके, किसी और के अधिकारों का हनन करके आप किस प्रकार बंदी बनाना चाहते हैं। शाहीन बाग मॉडल जो है, जो 2019 के बाद से चलने लगा है, इनकी बौखलाहट अपनी सतह पर आ गई जब, तो ये चलने वाला नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेकर इस पर कड़ी टिप्पणियां एक के बाद एक लगातार दे रहा है और इनके पास जवाब सूझे नहीं बन रहा है। अब भी आपके पैनल पर जो लोग यहाँ पर जीवियों के यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मैं अब भी यही कहूंगा, भाई आपका कोई आंदोलन का कोई तर्क तो होना चाहिए, तर्क संगत तो होना चाहिए। आप किस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं जिसमें आम जनता जो है वो आपके खिलाफ है, आम किसान आपके खिलाफ है, आम किसानों का आप नुकसान कर रहे हैं।
दिल्ली के अंदर जो है हजारों टन हमारा जो है सामान जो है हर दिन सब्जी फल जाया करते हैं, जो पेरिशेबल गुड्स है हमारे जाया करते हैं, उनका नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, गरीब मजदूरों की रोजी रोटी आपने छीन ली है। लगभग 9,000 के करीब उद्योग वहां पर बंद होने की कगार पर हैं। तो अब तो आप जो है अपनी बात पर अपने पुनर्विचार कीजिए। आपने ठीक है लंबा प्रिंस चला वडेज जी, प्रिंस जी, क्योंकि अभी हम लोगों ने किसानों के भी बहुत सारे रिएक्शन सुने हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमने रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन इनको खोलना है कि नहीं खोलना है ये संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा। ये दो तरह की बातें, इसके क्या मतलब समझें और कैसे खुलेगा ये रास्ता, क्योंकि अब आप लोग भी इसमें पार्टी हैं, आप लोगों से भी मैं ये समझना चाहूंगा। प्रिंस, आपका जवाब चाहूंगा मैं। देखिए, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने की कहने पर हरियाणा सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी इसलिए बनाई थी, उसमें अभी हमें बुलाया गया था और हमने उस मीटिंग का बाइकाट कर दिया था, क्योंकि हमारा ये तर्क था कि उससे हम पार्टी नहीं है, हमने वो रास्ता रोका ही नहीं है। और ये सीधी सी बात है कि जिस पंचायत के अंदर हम दोषी या आरोपी नहीं होंगे उसके अंदर जाएंगे क्यों। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर ये बात कह रहा हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रास्ता हमने नहीं रोका। आपकी टीम वहां लगातार रहती है, आपने फिजिकल सर्वे भी किया होगा, आप वहां जाकर के देखिए 30-40 फुट बैरिकेडिंग करके लोहे की कील, कंक्रीट और कांटेदार तार लगाई गई है, जैसी एलओसी पर भी नहीं है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। सरकार ने रास्ता रोका हुआ है, सरकार जब चाहे उसे खोल सकती है, बल्कि सरकार ने बैरिकेडिंग करके हमें रोक करके वहां बिठाया हुआ है। हम तो नवंबर में दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे संसद की तरफ। अगर ये रास्ता खोलते हैं तो हम स्वागत करेंगे, हम भी रास्ता खोलने के पक्ष में, सरकार रास्ता खोल दे और हम दिल्ली की ओर जाके अपना आंदोलन आगे करेंगे। लेकिन दिल्ली जाने को लेकर के भी तो सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो एक उनका विषय है। हम अपना आंदोलन पहले दिन से कर रहे हैं, हमारे भी अधिकार हैं। अगर हमारा भविष्य ही नहीं बचेगा तो हम जाएंगे कहाँ। आज भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, वैसे तो इन लोगों को अब जवाब देकर के हम थक गए, क्योंकि जवाब दिया जाता है आदमी का, किसी टेप रिकॉर्डर का जवाब नहीं दिया जाता। इनके पास प्रिंस वडेज, जब कोर्ट ये भी कह रहा है और आप लोगों से ये पूछ रहा है, तो इसका भी जवाब तो देना पड़ेगा ना कि जब ये कानून हमने इस पर रोक लगा रखी है तो आपका विरोध किस बात को लेकर के। मामला तो कोर्ट के अंदर है ना। नहीं, कोर्ट का जवाब देना ये जरूरी नहीं समझते, चुने हुए प्रतिनिधियों का जवाब देना ये जरूरी नहीं समझते, केवल इनकी बात चलनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं, जो इनके मन मुताबिक बात हो वो चलनी चाहिए। ये घर में बैठकर एसी टेंटों में बैठकर चलिए प्रिंस वडेज जी, कोर्ट ने ये बात भी तो साथ में कही है। चलिए ये बात मैं आपकी मान लेता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा है भाई रास्ते, अगर आप ये कहते हैं कि आपने बंद नहीं किए हैं तो ठीक है, प्रशासन ने बंद किया उस रास्ते को, लेकिन कोर्ट ये भी तो कह रहा ना, विरोध फिर आप किस बात का कर रहे हैं जब कोर्ट इस बात को संज्ञान में ले चुका है। किस बात का विरोध है? देखिए, बात ये समझने की है, जो कानूनों पर रोक लगी है वो किस रोशनी में लगी है। ये आंदोलन के दौरान लगी है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया था। और हमने ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो अब आप कोर्ट पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। सुप्रीम फिर किससे लड़ रहे हैं आप? कोर्ट से लड़ रहे हैं, आप सरकार से लड़ रहे हैं? जब कोर्ट कह रहा है कि हम इंटरवीन कर रहे हैं तब आम जनता से लड़ रहे हैं, आम किसानों से लड़ रहे हैं, गरीब मजदूरों से लड़ रहे हैं। ये लोग उनका नुकसान कर रहे हैं। चलिए, पहले टेप रिकॉर्डर को चुप करवा सकते हो तो मुझसे सवाल पूछिए। अगर ये टेप रिकॉर्डर आपसे चुप नहीं होते तो फिर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता बात का। मैं नहीं बात करूंगा फिर इस तरह से। ठीक है, चलिए महिमा जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आंदोलन बरदोली में हुआ था 1928 में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यदि उस समय ये भाजपा होती तो उस समय शायद सरदार पटेल को भी गाड़ी के नीचे कुचलवा देती। आज जिन सरदार पटेल के आंचल के तले अपना आसरा ढूंढते हैं, अपना वजूद ढूंढते हैं, एक गुजराती किसानों के सरदार थे सरदार पटेल, और एक गुजराती अब मोदी जी हैं। 1931 के अंदर जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे पटेल, तो उन्होंने ये कहा था कि यदि एक किसान, जो कि उस समय के पहले ग्रामीण और उस स्तर के व्यक्ति थे जो उस कार्यालय के लिए चुने गए, और ये पटेल की भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था चुने जाने पर कराची के अंदर, कि यदि मैं इस सर्वोच्च कार्यालय में पहुंच सकता हूं तो कोई भी भारतीय यहां आने का लक्ष्य साध सकता है। और एक भाजपा का जो चेहरा है वो हम आज देख रहे हैं, जिसके अंदर ये साफ दिखाई देता है कि ये झूठ की पराकाष्ठा को भी पार करने वाली सरकार है। अभी हम यहाँ पर बात सुन रहे थे भाजपा के प्रतिनिधि की, जिन्होंने बात की कि हाँ, किसानों के तो हम साथ हैं, लेकिन वो तो आंदोलनकारी बैठे हैं, तो फिर अखबारों में क्यों ये रोज छपवाते हैं कि किसानों के साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरदार पटेल के कथन का विवरण मैंने अभी आपको दिया, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स में मिलता है आयुष जी, और उसके अंदर वो ये साफ साफ कहते हैं
कि कुछ प्रो गवर्नमेंट अखबार ये कहते हैं कि गुजरात पर गांधी फीवर चढ़ा है, और पटेल ने ये साफ साफ कहा था कि ऐसा फीवर, ऐसा बुखार तो सभी लोगों पर चढ़ जाना चाहिए जो अपने अधिकारों की बात उठाएं। तो आज वही फीवर, वही बुखार जब किसानों पर चढ़ा है, क्योंकि सरकार ने उन्हें चर्चा में शामिल नहीं किया और जबरदस्ती उनके ऊपर इस तरह के कानून लागू कर दिए, जैसे तब बरतानवी सरकार ने लागू किए थे, जिस पर सरदार पटेल ने आवाज उठाई थी, आंदोलन किया था, और उस सत्याग्रह का नतीजा यही मिला था कि सरदार पटेल वो बने जो सरदार पटेल आज हैं, जिनकी आत्मा को कुचलने की कोशिश ये भाजपा सरकार आए दिन कर रही है। कि झूठ की पराकाष्ठा यहाँ हम सुन रहे हैं कि किसानों ने रास्ते रोके हैं। मैं कितनी तस्वीरें आपको यहाँ इस पटल पर दिखाऊं, या इस चर्चा को वहां बॉर्डर पर ले चलते हैं आयुष जी, जहां बॉर्डर पर रोज आते जाते मैं देखती हूँ कि सुबह शाम पुलिस की, आर्मी की टुकड़ियों को इकट्ठा करके ब्रीफिंग दी जा रही होती है। छोटे छोटे सड़कों से, रास्तों से हम निकल के आते हैं जहां किसान के बेटे मदद करते हैं, जहां बूढ़े किसान मुझे रास्ता दिखाते हैं, कहीं गाड़ी फंस जाए तो इसको निकलवाने में कि चल बेटा कोई बात नहीं, निकल जाएगी गाड़ी, यहाँ से आराम से निकाल दो। इस तरह का वहां नजारा होता है। मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा कौन से किसानों का चेहरा यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसका कोई सबूत, कोई जिसकी तस्वीर इनके पास है नहीं। अभी सर्वोच्च न्यायालय 5 सेकंड देंगे आयुष जी सिर्फ। आयुष जी, और चूंकि वकील हूँ तो इसलिए न्यायालय की बात कर सकती हूँ और प्रोसीजर की बात कर सकती हूँ। जो न्याय की मूर्ति है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, और उसको सच और झूठ का जो चेहरा है वो दोनों पार्टियों के अधिवक्ता वकील दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं। जो सरकार वहां करने की कोशिश कर रही है, सरकार जिस तरह से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। न्यायालय से आज न्यायालय ने आज संज्ञान लिया और रोक लगा दी, क्योंकि आंदोलन जारी है। जैसा अभी मेरे किसान भाई ने यहाँ कहा कि आज किस ग्राउंड के ऊपर रोक लगी हुई है, किस ग्राउंड के ऊपर बात हो रही है, और वहां पर जो सही छवि है, सही पिक्चर है। आमतौर पर जो न्यायाधीश महोदय होते हैं हमसे हाले बयान जानते हैं, बयाने हाल जानते हैं जगह का, मौजूद परिस्थिति का। तो वहां पर जो सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के अधिवक्ता जो बता रहे हैं वही बात सरकार जानती है, क्योंकि किसानों के अधिवक्ता तो अभी वहां पहुंचने बाकी हैं। 21 अक्टूबर को सुनवाई होनी है इस मामले पर, जो अभी मामला यहाँ पर उठाया गया। तो वो जो न्याय की मूर्ति पर पट्टी बंधी हुई है आंखों के ऊपर आयुष जी, वो पट्टी बंधने का बहुत फायदा ये भाजपा सरकार उठा रही है लगातार, जनता को गुमराह कर रही है। अभी बात हो रही थी कि कौन लोग, लेकिन महिमा जी अब यही न्याय की मूर्ति अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं तब आप लोग नहीं छोड़ते हैं, तब वो पट्टी तब भी बंधी होती है उनकी आंख के ऊपर। तब इसका मतलब आप लोग जो पोर्ट्रे करते हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है। भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी भी तो कोई फाइंडिंग करता है ना, और इसका क्या जवाब है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है चलिए ठीक है ग्राउंड इनका है कि ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन जब लगा दी रोक और वहां पर हियरिंग हो रही है तो फिर ये आंदोलन किस बात का, इसका क्या जवाब है किसानों के पास? ये आंदोलन वहां इसलिए जमा क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि किसान जो जाने के लिए निकला था दिल्ली रामलीला मैदान, उसको जाने नहीं दिया गया। तो अब तो कोर्ट में है ना, अब तो कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो अब कोर्ट का इंतजार करें कि कोर्ट इसमें अपना क्या मामला देख रहा है और किस तरीके से इस पर फैसला लेता है। बिल्कुल आयुष जी, आप आज तक के इतिहास में ये बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार में या किसी और सरकार में कब ऐसा हुआ कि किसी मंत्री के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे जैसे लखीमपुर खीरी के अंदर लगे और उसे पद से हटाए बिना उस पर इन्वेस्टिगेशन की गई। मैं बताता हूं। 100 से ज्यादा यूनियन आयुषी सिर्फ 5 सेकंड। ठीक है विदु रावल जी, मैं आऊंगा एक एक करके, अभी मैं सबके रिएक्शन ले लेता हूं पहले। ट्रांसपोर्टर्स के यूनियन नहीं विदु रावल जी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा वेट करें। ठीक है, ये कहते हैं कि सिर्फ मामूली सा आंदोलन है, ये कुछ आंदोलनकारी हैं, 100 से ज्यादा यूनियन साथ हैं। ठीक है ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की, चाहे वो प्रदेश की सरकार है और चाहे केंद्र की सरकार है, एक तो इनकी नीति और नीयत जब तक साफ नहीं होगी किसानों के प्रति, इस समस्या का समाधान निकलना बड़ा मुश्किल है। अब आप पूछेंगे कि नीति और नीयत साफ क्यों नहीं है? ये बार बार ये इस बात का प्रयोग करते हैं कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी हैं, कुछ लोग गिने चुने बैठे हुए हैं, इसलिए ये किसानों को किसान ही नहीं समझ रही। और जब हम किसी पीड़ित को पीड़ित ही नहीं समझेंगे, उसको ये समझेंगे कि ये हमारा बंदा है, ये पीड़ित है, तो उसकी समस्या का समाधान करना बहुत मुश्किल होता है। यदि घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है या एक व्यक्ति नाराज हो जाता है, उसको मनाने के लिए पूरा परिवार जोर लगाता है, उसको आतंकवादी, माओवादी, क्रांतिकारी
कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सरकार की तरफ से सबसे पहला शब्द यही निकलता है कि ये किसान। आज भी अभी आप सुना रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, अभी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपने सुनाया, उनके स्टेटमेंट भी एक घमंड झलक रहा था कि अगर किसी तरीके से समाधान हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम तैयार हैं, ये शब्द प्रयोग करना क्या जरूरी था? उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं, हम प्रयास करेंगे और प्रयास के माध्यम से अपने किसान भाइयों को मना करके हम रास्ता खुलवाने का समाधान पक्का करेंगे। यानी बात पहले करते नहीं है, धमकी पहले देते हैं। तो सबसे बड़ा झगड़ा इस सरकार का यही चल रहा है कि ये धमका करके बोलते हैं, डरा करके इस समस्या का समाधान कराना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सच्चाई है, हर किसान भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, चाहे हमारे को पैनलिस्ट है महिमा जी हैं, इन्होंने भी यही बात बोली है, मैं भी यही बात बोलता हूं, और सच्चाई भी यही है कि रास्ते किसानों ने नहीं रोक रखे हैं, रास्ते सरकार ने रोक रखे हैं। सबसे पहले सरकार अपनी बैरिकेड्स को हटा दे, वहां के नाके तोड़ दे, बोरी बिस्तर जो लगा रखे हैं कट्टे भर भर के सीमेंटों के, मिट्टी के, उनको हटा दे और बोलो लो भाई हमने तो किया, अब तुम बताओ क्या करोगे। तो किसान अपने आप रास्ता छोड़ देंगे, एक तरफ हट जाएंगे। यदि किसान दिल्ली जाते हैं, जनतंत्र पर बैठ करके अपना जंतर मंतर पर बैठ करके अपना धरना देते तो देने, तो लेट देम क्यू देयर, लेट देम सिट देयर, क्या प्रॉब्लम है? अब किसान को 10-11 महीने हो चुके हैं आयुष जी, ये हर मतलब गर्मी और सर्दी से निकल चुका है। अब ये भी चाहते हैं कि हमारा समाधान निकालें। जब समाधान जब ही निकलेगा जब इनसे संवाद होगा, क्योंकि किसी भी समस्या का चाहे कितनी भी उसका समाधान तो संवाद ही होता है, संवाद हम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी कोर्ट की टिप्पणी के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने सिंगू बॉर्डर को खाली करवाने के लिए, टिप्पी बॉर्डर को खाली करवाने की जो ये बात करते हैं, एक कमेटी को गठित किया गया। पूरा हरियाणा इसको सुन रहा है और आप भी इसको समझने का प्रयास करें। कमेटी बनाई गई प्रशासनिक अधिकारियों की, और किसी भी सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी सॉलिड फैसला लेने का हक नहीं होता है, ना ही वो ले सकते हैं। किसानों के बीच जब मीटिंग में बैठेंगे, किसान अपनी शर्त रखेंगे, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, राजीव अरोड़ा जी की मैं बात करता हूँ, क्या वो मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कोई भी फाइनल डिसीजन लेने में सक्षम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं ये राजनीतिक जो लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, विधायक गण है, पूर्व विधायक गण है, चलो वर्तमान वालों से नाराज है किसान, तो पूर्व विधायक गण है, पूर्व मंत्रीगण है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्यों नहीं उनकी कमेटी बना करके किसानों के बीच में बिठा देते हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्या फैसला ले सकता है? आप स्वयं समझ सकते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना दबाव बनाना चाह रही है। प्रशासनिक अधिकारी कानून सिखाएगा उनको, कानून बताएगा, ये एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लिया जाएगा, फिर वही धमकी वाली बात। तो क्यों ये धमकी के तरीके से कोई समाधान निकलता है क्या? कुल मिलाकर के आपका भी ये कहना है कि सरकार इसका समाधान चाहती नहीं है। ठीक है, अशोक ठाकुर जी, आपसे अब मैं समझना चाहूंगा किस तरीके से देख रहे हैं। एक तो 10 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि विरोध है, किसानों की अपनी मांग है, वो अपनी जगह पर अपने जो तर्क हैं वो रख रहे हैं और मांग है इसलिए बैठे भी हैं 10 महीने से वो। लेकिन ये जो रास्ते बंद हुए या इससे जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, दोनों तरफ से हैं कि इधर से किसान कह रहा हमने बंद नहीं किया, प्रशासन के अपने तर्क हैं उस पर। इन सब के बीच में आपको क्या नजर आता है और क्या आपको लग रहा है कि कोई समाधान की गुंजाइश अभी है? देखिए, जहां तक विरोध की बात है या आंदोलन करने की बात है, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उस आंदोलन की वजह से जो आम लोग होते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें तो सिंगू बॉर्डर के आसपास के जितना इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, बहुत लोग जो हैं उसमें तबाह हो चुके हैं। अगर हम बात करें व्यापारियों की और किसानों की भी बात करें, जो किसानों का उत्पाद है वो बहुत बड़ा कंजम्पशन जो है दिल्ली में होता है, और दिल्ली आने में उसको इतनी दिक्कत है, उसकी वजह से बहुत सारे जो उत्पाद है वो खराब हो जाते हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, सभी लोग इसके कारण बहुत तकलीफ में है। मेरा यही कहना है कि अगर रास्ते बंद हैं तो उसका कारण तो आंदोलन ही है, अगर इस बात को समझना चाहिए। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमने कानूनों पर रोक लगाई है
तो फिर आंदोलन को जारी रखने का कोई अर्थ नहीं बनता है। मुझे ये लगता है कि आज भी हमारे जो किसान भाई हैं, जो यहाँ पर संगठन है जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सबको जरा वो दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ कि दोनों को, चाहे सरकार हो चाहे किसान संगठन हो, उनको पूर्वाग्रह छोड़कर बात करनी पड़ेगी। अगर हम पूर्वाग्रह मन में रखकर करेंगे कि तीनों कृषि कानून ध्वस्त होने चाहिए, देखिए मैं ये समझता हूँ कि किसान संगठन है तो किसानों के हित में होंगे, और अगर वो किसानों के हित में है तो किसानों का हित इस बात में है कि पिछले लगभग 20 से 25 सालों से किसान इस बात पर मांग कर रहे हैं लगातार कि जो एग्जिस्टिंग कानून है वो उनकी समस्या का हल नहीं कर रहे हैं, उनकी लागत लगातार उसकी वजह से बढ़ रही है, उनको उत्पादन का सही जो उनकी लागत है उसका सही उत्पादन का मूल्य उनको नहीं मिल रहा है, जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको सब किसान मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो सरकार ने एक अल्टरनेट उनको दिया है, एक अपने स्तर पर एक कानून बनाकर उनको दिया है। भारत की जो संविधान के तहत पार्लियामेंट से ये कानून पास होकर आया है, और उस पार्लियामेंट के अंदर भी किसानों के ही प्रतिनिधि बैठे जो उन्होंने चुनकर भेजे, तो उन्होंने एक कानून बनाया। उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी सभी आपत्तियों को सुना, और आपत्तियां सुनने के बाद ये कहा कि भाई जो आपकी आपत्तियां हैं वो, उसमें मैं बहुत सारे विषय नहीं लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ आपत्तियों पर चर्चा हुई थी और वो आपत्तियां जायज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कहा कि नहीं, अगर किसान संगठन इस पर अड़े हैं तो हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं। और सरकार ने एक प्रस्ताव किसान संगठनों के पास भेजा था, लेकिन किसान संगठनों ने हठ धर्मिता के साथ जो है उसको नकार दिया। अब सरकार ने प्रस्ताव दे रखा है, और सरकार ने उसके बाद दूसरा प्रस्ताव और दिया कि जो किसानों को ये लगता है कि इन कानूनों के अंदर किसानों के हित में सुधार किए जा सकते हैं, वो प्रपोजल सरकार के पास लेकर आ जाए। सरकार उसको स्वीकार करते हुए ये कानून जो है किसानों के हित में बने, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सरकार की कमिटमेंट है कि हमको किसानों की लागत घटानी है, हमको किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य उनको देना है और उनकी आय को दोगुना करना है। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, उस नीयत के साथ सरकार कानून लेकर आई है। पर अगर आपत्ति है किसान संगठनों को, तो वो उसके अंदर सरकार ने उनको खुला छूट दी है कि जो भी उनको उसमें सुधार करने को अच्छा लगता है, जो उनको लगता है कि ये किसानों के हित में और अच्छा बना सकते हैं। मुझे लगता है कि किसान संगठनों को सरकार के साथ बैठकर अच्छे से अच्छा कानून जो किसानों के हित में बन सके उसको बनाने पर यही तो सबसे बड़ी डिमांड है ना कि भाई अगर उनको पसंद नहीं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है सरकार लाख कहे कि ये इनके फायदे का है, लेकिन भाई जिनके लिए ला रहे हैं अगर वही आपत्ति जता रहे हैं तो भाई उनकी बात को सुने, वो जो चाह रहे हैं वो करें, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, सरकार ने तो प्रस्ताव, खुला प्रस्ताव दिया है कि जो भी उनको लगता है वो लेकर आए, सरकार बैठकर उसको हल करेगी। लेकिन क्योंकि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया उसको किसान संगठनों ने स्वीकार नहीं किया, तो वो सरकार ने फिर उनको दूसरा प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव दिया है भाई साहब? सरकार ने प्रस्ताव ही नहीं दिया, सरकार ने तो एक कंडीशन रखी है। मैं रेडू साहब मैं बताता हूँ प्रस्ताव। ठीक है, चलिए विधु रावल जी जवाब देंगे इसका। ठीक है विधु रावल जी। कानून रद्द की मांग छोड़ करके ही आ सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब विधु रावल जी को सुनते हैं। विधु रावल जी। चौहान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि 11-11 दौर की वार्ता हुई है, और इस वार्ता में सभी इनकी आपत्तियों को लिया गया, लेकिन इनकी आपत्तियां लगातार बदलती रही। उसके बावजूद भी जो गैर वाजिब भी थी, उसके बाद भी सरकार ने लचीला रुख रखते हुए इनकी मांगों को, बहुत सारी मांगों को माना। लेकिन उससे पहले ये बहुत बार ऐसा कहकर छूट जाते हैं, कहते हैं जी इस पर चर्चा नहीं हुई। इस पर तो 1991 से चर्चा हो रही है। बड़े बड़े किसान संगठनों ने आंदोलन किया इस प्रकार के कानून बनाने के लिए। वो कहाँ चले गए? क्या शरद जोशी जी के जो आंदोलन थे वो कहीं कोई मायने नहीं रखते क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जो आंदोलन थे, उन्होंने अपने जीवन भर जो लड़ाइयां लड़ी, वो कोई आज मायने नहीं रखती क्या? कोई कपूत आकर उनका यहाँ पर खड़ा होकर आंदोलन खड़ा कर दे राजनीतिक मंशा से, तो क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की तपस्या खत्म हो जाएगी क्या? उसके बाद भी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों के आधार पर बने हुए ये कानून है, उनकी सिफारिशों के अहम पहलुओं को बनाए हुए। लेकिन मैं जिस बात पर अब जो है जोर देकर कहना चाहता हूं, चौहान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, हमने देखा कि इन लोगों ने किस प्रकार के धरने दिए हैं। और आप अपने पैनलिस्ट से जरूर इसे सवाल पूछना कि एक के बाद एक धरने दिए गए। करनाल के अंदर किसी अधिकारी को सस्पेंड करवाना है, उसको छुट्टी पर भेजना है, कार्रवाई करवानी है, उसके लिए धरना दिया गया। आज सिरसा के अंदर भी इन्होंने तमाशा किया, जहां पर उपचुनाव की बात हो रही है। कहीं पर लखीमपुर जाकर इन्होंने किया।
बहुत जगह इन्होंने काम किए, लेकिन मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने अब तक एक भी ऐसा धरना देखा है इन लोगों का? एक भी मांग देखी है कि सरकार बातचीत करे? सरकार ने अपना प्रस्ताव 23 जनवरी 2021 को, रेडू साहब की जानकारी के लिए कह रहा हूं, विदुर रावल जी 10 महीने से और किसान क्या कह रहा है? ये जो 3 बॉर्डर्स पर किसान दिल्ली में बैठा है वो 10 महीने से क्या कह रहा है? बातचीत करिए उनके साथ। आप कह तो देते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ना जगह बताते हैं, ना समय बताते हैं। प्रधानमंत्री फोन कॉल की एक दूरी बताते हैं, लेकिन आज तक 4-6 महीने हो गया वो फोन कॉल भी नहीं होता है। भाई आप भी तो नहीं एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं ना? नहीं, मैं और 2 कदम आगे बढ़ा देंगे, अगर 3 कदम भी आगे बढ़ा जाएंगे तो उसमें क्या सरकार की क्या उसमें जो ऐसी चीज है जो घटने वाली है? भाई आखिर तो आपके देश के ही नागरिक है ना। आयुष जी, इसका जवाब लीजिए। आखिर हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है, इन्होंने शुरू में कुछ किसानों को बरगलाया था, लेकिन चलिए हम इसके बावजूद भी ये मानते हैं कि किसान है या नहीं हमारे देश के नागरिक हैं। हमने तभी तो इनको बार बार वार्ताओं के लिए बुलाया, इनकी बातचीत सुनी, और अंतिम जो बातचीत हुई थी, अंतिम जो वार्ता हुई थी, सरकार ने कहा था ये हमारा अंतिम प्रस्ताव है, और वो ये है कि इन कानूनों को 1.5 साल के लिए रोक लगा देते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं, और आप हमारे साथ चर्चा कीजिए, आई इसकी कमियों को दूर करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। लेकिन अब प्रस्ताव आपकी तरफ से आएगा, बस वहीं पर बात रुक गई। जब तक सरकार प्रस्ताव दे रही थी तब तक वार्ता चलती रही, क्योंकि सरकार इस आंदोलन करने वालों के साथ सहानुभूति पूर्वक बात करना चाह रही थी। आयुष जी, आपके सवाल का यह जवाब है कि उसके बाद से 23 जनवरी के बाद से जब सरकार ने यह कहा कि अब अगला प्रस्ताव आप लेकर आइए, हम तो बार बार आपको 11 दौर की वार्ता के लिए बुला चुके हैं, हम प्रस्ताव एक के बाद एक दे रहे हैं। आप बैठक के अंदर जब चर्चा होती थी, वार्ता होती थी, आप मेज से अपनी कमर लगाकर बैठते थे, पीछे लिखते थे यस और नो, इस प्रकार से तो आप वार्ता। लेकिन विदुर रावल जी, ठीक है आप लाख इसके फायदे बताएं, लेकिन अगर किसान उसका विरोध कर रहा है तो जो कहते हैं कि जिनके हित में है वो तो हमको 10 महीने में कहीं नजर आया नहीं। अगर एक बड़ा वर्ग भी किसान का इसके हित में होता तो वो खुद जाकर के इन किसानों को समझा देता कि भाई साहब ये हमारे फायदे के कानून है, आप लोग विरोध ना करें। वो कहीं सीन में नजर नहीं आया, तो इसलिए अगर कह रहे हैं इसको रद्द करिए तो भाई रद्द कर दीजिए, नया कानून बनाइए जैसा कह रहे हैं वो। क्या दिक्कत है इसके अंदर? आयुष जी, ये अभिजात वर्ग का आंदोलन है, ये किसान का आंदोलन नहीं है। विदुर रावल जी, ये कहने से तो नहीं काम चलेगा ना, सब परेशान है। अगर आप ये ना भी माने कि वो किसान नहीं है या जो भी है देश के नागरिक हैं, ये तो मान रहे हैं ना आप, उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान कर लें, अभी आपका ही काम है। अगर वो कह रहे हैं कि उनके हित में नहीं, भाई हैं तो किसान संगठन ही ना। मेरे बहुत सारे, और अगर एतराज होगा जिन लोगों को, फिर 10 महीने धरना और लगाएंगे वहां पर कि नहीं हमको वही कानून लाइए जो आप बना के लाए थे, फिर देखेंगे आप, फिर लाइएगा वो कानून। अभी तो जो ये बात कह रहे हैं उसको तो मानिए ना, वो किसान नहीं है जिनको आप कह रहे हैं कि जिनके फायदे के हैं, वो कहां है? एक किसान दिखाइए मुझे जो कह रहा हो कि नहीं उसके फायदे का है, मैं जाकर के टिकरी बॉर्डर पर बैठूंगा, मैं धरना दूंगा इन लोगों के खिलाफ। एक किसान नहीं है। आपके सामने किसान बैठा और कह रहा हूं ये बात, तो आप बैठिए जाकर के। आप सिंगू टिकरी बॉर्डर पे क्यों नहीं बैठते? ले जाइए, आपके साथ तो हजारों किसान होंगे ना। तांत्रिक तरीका नहीं है, आप इनको समझाइए जाकर के। आप तो समझा नहीं पा रहे हैं। 10 महीने हो गया, आप तो 1 साल होने वाला है, 10 महीने से भी ज्यादा हो गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा विदुर रावल जी कि ये आंदोलनजीवी हैं, ये आंदोलनकारी हैं, ये किसान नहीं है, ये आड़तीये हैं, ये संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन सबसे काम नहीं चलेगा विदुर रावल जी। मुझे समय सीरियस नोट पर इस पर जो है काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आयुष जी समय का इंतजार कर रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। परसों अनेक समाचार पत्रों में मेरा लेख छपा है, उस लेख में मैंने अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से ये कानून स्वैच्छिक हैं। आपका ये कहना कि इन लोगों को नहीं पसंद तो हटा देने चाहिए, जिन लोगों को नहीं पसंद उनको ये 1% भी इफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये आंदोलन कानून कैसे ऐच्छिक होता है मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कानून तो इम्पोज होता है, कानून ऐच्छिक कैसे होता है? ऐच्छिक कैसे होता है ये भी आपको बताता हूं मैं। ऐच्छिक ऐसे है कि ये कानून कोई भी एक रास्ता, और आपके प्रबुद्ध यहाँ पर एक वकील साहिबा हैं, एक दूसरे भी अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनसे पूछ के बताइएगा, ये कानून वैकल्पिक रास्ते बनाते हैं, कोई एक भी रास्ता बंद करवाते हो आपकी डिबेट में बता दीजिए। ठीक है, चलिए प्रिंस वडेज जी का मैं रिएक्शन चाह रहा हूं। ठीक है, ऐच्छिक कैसे है ये तो मैं समझूंगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी कानून तो कानून होता है, ऐच्छिक कैसे होता है मैं समझ लूंगा, मैं अपना ज्ञान वर्धन कर लूंगा यहाँ पर। प्रिंस जी क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष जी, मुझे इतना समय दीजिएगा जितना आपने भाजपा प्रवक्ता और अशोक ठाकुर को दिया, मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ठाकुर साहब ने कहा कि ये कानून संवैधानिक है और लोकतांत्रिक तरीके से पास हुए, तो मैं इनकी बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि 20 सितंबर को राज्यसभा में ध्वनि मत से माइक बंद करके मार्शल बुला करके चेचे फुट के ये कानून पास किए गए। जहां तक उनकी लोकतांत्रिक होने की बात है, संवैधानिक होने की बात है,
जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर सेंटर कानून बना ही नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट तो में भी कोर्ट बात में पर खड़े होकर चर्चा क्यों हुई। नहीं कहते? अपनी यही बात कोर्ट में आप खड़े होकर क्यों नहीं क्यों बोलिए कहते? पहले, क्यों मैंने डरते हो आपको कोर्ट रोका से? क्या? यहाँ आपको पर डिबेट झूठ की पर मर्यादा चला नहीं रहे पता है हैं क्या? कोर्ट में खड़े होकर आप ये बोले बात क्यों नहीं कहते आप? जानबूझ के उसी बोल करके, अब चुप होइए पहले, डिबेट की मर्यादा सीखिए पहले। नहीं, आपसे मेरा सवाल है, आप कोर्ट में खड़े होकर ये बात क्यों नहीं कहते? ये दलील कोर्ट में क्यों नहीं देते? आप कोर्ट से क्यों भागते फिरते हैं? आपको टोका क्या मैंने बीच में? आप टेप रिकॉर्डर क्यों बने हुए हैं? प्रस्ताव उनके आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ पर बोल रहा हूँ आपको। यूसी आप इनको चुप करवा रही है, नहीं करा ठीक रही। है, विदुर रावल जी सुन लें, ठीक है। वाहियात बातें की, मैंने चुपचाप सुना है उन बातों को, क्योंकि हमारा ये मर्यादा नहीं है किसी को टोकना बीच में। ठीक है प्रिंस जी, बात रखें अपनी। दूसरी बात जो उन्होंने की कि इस कानूनों की एक जो पहले कानून है वो उनके कारण किसान के हालात खराब हैं। हम ये मानते हैं कि किसान पहले भी वेंटिलेटर पर था, लेकिन इस सरकार ने ये कानून पास करके उस वेंटिलेटर को भी बंद कर दिया। पिछली व्यवस्था से उभारने के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाती है जो उससे बेहतर हो। आप गड्ढे में से उठा करके कुएं में नहीं फेंक सकते। कौन सी चीज आपको नागवारा है? आप कानून की कौन सी चीज बताइए आपको पसंद नहीं है वो बताइए ना। आप टेप रिकॉर्डर की तरह तो आप बोली जा रहे हैं, बिना तर्क और बिना तथ्य के बात कर रहे हैं आप। लोग समझ ना पाए। अयूब जी आप चुप नहीं करवा सकते क्या इनको? मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को बताइए किस प्रकार से आपको किस चीज से आपत्ति है, कानून के किस पहलू से आपत्ति बताइए। अरे विदुर रावल जी, 10 महीने से उसके हम लोग फायदे नुकसान पर ही चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप तो बच्चे को रट गया होगा उसका फायदा और उसका नुकसान। नहीं कर रहे हैं आप जो एक बात बताते हैं वो 10 महीने से सारे प्रवक्ता वही बता रहे हैं, और ना हो तो आप इंडिया न्यूज हरियाणा की डिबेट उठा के देख लीजिए जितनी किसानों पर हुई है। जो बातें आप बताते हैं सेम टू सेम सारी बातें वही हैं, लेकिन ये और वही किसान प्रवक्ता जो कहते हैं उनकी भी बात वही है। इसलिए ठीक है, उससे आगे बढ़ते, इसलिए आप ये मत कहिए कि ये इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से बताएं प्रदेश की जनता को। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, सब पता है उसको। प्रिंस वडेल जी कंप्लीट करें। आप आज जवाब दिलवा दीजिए। 1000 बार हो गया तो 1001 बार जवाब मिल जाएगा। इन्होंने कभी जवाब दिया ही नहीं। वो समय की बर्बादी विदुर रावल जी, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आज रास्ते कैसे खुलेंगे, आपके पास इनका समाधान क्या है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। चलिए, इसमें काला क्या है, इसमें गोरा क्या है, वो मैं 10 महीने से चर्चा कर चुका हूं। प्रिंस वडेल जी कंप्लीट करें आप अपनी बात। अयूब जी देखिए, जानबूझ के मैच क्रिएट करते हैं कि लोगों तक असली बात पहुंचे ही नहीं, केवल इनकी बात पहुंचे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को इसमें लागू किया गया। स्वामीनाथन आयोग तो कहता है कि देश के अंदर 42,000 मंडियां होनी चाहिए हर 5 किलोमीटर की रेडियस पे, जहां किसान पास से पास अपने घर के पास अपनी फसल बेच पाए। ये कहते हैं हरियाणा का किसान अपनी धान को केरल में ले जाए, कहां से उसका माल भाड़ा वो पूरा करेगा। दूसरी बात, इन्होंने इन कानूनों के कहते हैं कि स्वैच्छिक है और ये किसान देश में कहीं भी बेच सकता है। इससे पहले कौन सा कानून रोकता है देश में अपनी फसल बेचने से? क्या नागपुर के संतरे दिल्ली में नहीं बिकते? क्या हरियाणा का धान का चावल जाकर के महाराष्ट्र में नहीं बिकता? कौन सी चीज देश में नहीं बिकती? ये केवल बरगला रहे हैं लोगों को। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनके माध्यम से आमदनी दुगनी होगी। आप इसका जवाब का मौका देंगे क्या मुझे? तो आमदनी दुगनी कैसी होगी? एपीएमसी से आपने मार्केट कमेटी और हरियाणा आयुष जी, ये रास्ते खुलवाने की बात हो रही है क्या? आपने बिहार में लगातार आप अवसर दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को झूठ बोलने का और हमें रिवर्ट करने का अवसर नहीं दे रहे। मासिक आमदनी थी वो 6,300 रुपए है। हरियाणा पंजाब में मंडी सिस्टम होने के कारण क्रमश 18,000 और 17,000 आमदनी है। बिहार में 3,500 रह गई। तो ये कौन सी डबल करने जा रहे हैं वहां से टैक्स हटा करके एपीएमसी मंडियों से? ये मॉडल तो 2006 में लागू बिहार में करके देख लिया। यूरोप में ये पिटा हुआ मॉडल है, जहां पर एपीएमसी मंडियां हैं। वहां खेती का अगर 1 रुपए का कारोबार होता है तो 72 पैसे के आसपास किसान की जेब में जाते हैं। लेकिन जो चलिए ठीक है, रास्ते खुलवाने की बात हो रही है क्या? प्रिंस वडेल जी, प्रिंस वडेल जी, आयुष जी, आप मैं हैरान हूं आप किस तरह प्रिंस वडेल जी, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि आपने ये बात आप भी 10 महीने से कह रहे हैं, लेकिन समाधान इसका क्या है? इससे बेहतर क्या होगा किसान के लिए, वो आप नहीं बता पाते हैं। ये तो बता देते हैं कि ये कानून इतने खराब हैं कि किसान की सारी जो उसकी पूंजी है सब खत्म हो जाएगी, किसान बिक जाएगा, किसान सड़क पर आ जाएगा। ये तो आप बता देते हैं, लेकिन किसान की बेहतरी कैसे होगी कि हर किसान BMW गाड़ी में घूमने लग जाए, वो नहीं आप बता पाते हैं। कैसे होगा बताइए? अरे हम BMW कहाँ मांग रहे हैं, हम तो अपने जीने का हक मांग रहे हैं। ठीक है, जीने का हक, आप तो जीने का हक मांग रहे हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना। लेकिन इसको हटने के बाद आप ये भी तो बताएं ना भाई, किसान की बेहतरी कैसे होगी? किसान का आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोग किसान संगठन है, किसान की बेहतरी कैसे होगी? उसकी आय 2 गुनी नहीं तो भाई जितना है उससे 1.5 गुनी कैसे हो जाएगी, वही बता दीजिए। कोई प्लान तो आपके पास है नहीं,
जो हारा है उसमें कमी है, इसमें खराबी है, ये खराब है, इसको हटाओ, इसको खत्म करो, बस ये बताते हैं आप। खराबी भी नहीं बताते। आप ये बताइए ना बेहतरी कैसे होगी किसान की, कोई बेहतरी का फॉर्मूला बताइए मुझे। बता तो रहा हूँ, अब मेरी बात सुनेंगे तभी तो। हम मांग क्या रहे हैं, एमएसपी कम से कम सरकार उसकी गारंटी दे। आमदनी बढ़ानी है तो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से C2 प्लस 50%, इसमें फैमिली लेबर जोड़ करके 50% मुनाफा जोड़ा जाए। गेहूं का भाव 2800 के आसपास बनेगा, 2020 तो ये प्रपोजल बना के क्यों नहीं भेजते हैं सरकार को? ये प्रपोजल बना के क्यों नहीं भेजते हैं? यही तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से प्रपोजल दीजिए, वो तो दिया नहीं। ये बना करके भेजिए कि साहब हमने ये कहा है, हमको ये दे दीजिए, ये हमारा रिटर्न में, ये हमारा प्रपोजल है, अब बताइए इस पर आप बात कब करेंगे? आप भाजपा प्रवक्ता को डिबेट नहीं करोगे ना, तो मैं मानता कि आप सही डिबेट करवा रही है। प्रिंस वड़ैच जी, मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की। आप मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, और ये सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके हक में ना बोले वो सब बिका हुआ है, जो आपके हक में ना बोले वो बिका हुआ है। जो आपकी बात करने लगे या आपके हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो वो एकदम तटस्थ और न्यूट्रल हो जाता है। माफ करिएगा, मैं वैसा पत्रकार नहीं हूं और ना आप मुझे सिखा सकते हैं। प्रिंस वड़ैच जी, इतना ज्ञानवर्धन आप अपना भी करके आइए। आपके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा मौका दिया कि आपको जो बात रखनी आप रखें। मुझे ना सिखाएं आप, प्रिंस वड़ैच जी, मुझे ना सिखाएं आप, मुझे ना सिखाएं। अगर मैं आपकी बात रखूंगा ना तो मैं आपका प्रवक्ता हो जाऊंगा। जो पैमाना आपने सेट किया है ना, उसमें मैं अगर आपकी बात करना शुरू करूंगा तो मैं आपका प्रवक्ता हो जाऊंगा। आयुष जी, इसलिए आप मुझे ना सिखाएं कि मुझे न्यूट्रल डिबेट कैसे करनी है। आप अपना जो तार्किक क्षमता है उसको बढ़ा के आए और पॉइंट्स क्लियर करके आए कि आपको बोलना क्या है, क्योंकि ये कोई चुनावी मंच नहीं है कि आपका यहाँ पे किसान मोर्चा का संगठन का मंच लगा है और उस पर आपको माइक पर बोलना है, बस जो बोलना है वो बोलना है। सवालों के जवाब देना सीखिए। महिमा जी ऐच्छिक कैसे है मुझे ये समझाइए। महिमा जी, ठीक है, प्रिंस जी हो गया। महिमा जी ऐच्छिक कैसे है ये समझाइए। आयुष जी, सबसे पहले तो आपको एक निष्पक्ष संचालन की बहुत बधाई देती हूँ। आपने सबसे बराबर सवाल पूछ के हम सभी को बराबर तौर पर अपनी बात रखने का अवसर भी दिया है। और किसान भाई से भी कहूंगी कि बिल्कुल हम सब इस लड़ाई में साथ हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जहाँ जो उचित सवाल उठते हैं उनका जवाब भी देना होगा। और एक और बात देखने वाली ये है कि भाजपा के प्रतिनिधि ने इस कल पर एक बार फिर राकेश टिकैत, जो इस समय इतने बड़े स्तर पर किसानों की आवाज बने हुए हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के कपूत बोलकर उनको फिर से एक बार सरदार पटेल के उत्तराधिकारियों का यहाँ पर अपमान किया, और यही भाजपा करती आ रही है। सरदार पटेल बिल्कुल भी नहीं है, बीच में नहीं बोलिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा, विदु रावल जी सुने, विदु रावल जी सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न बीच में नहीं बोलने देंगे, बीच में नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे बीच में आपको, हम आपको बीच में नहीं बोलने देंगे। खुद को ठीक है विदु रावल जी, आप सुन लें, देखिए चर्चा खराब ना करें। महेंद्र सिंह टिकैत का कपूत ये रिकॉर्ड पर चलाइएगा। किसान भाइयों को ये पता चलना चाहिए कि ये भाजपा का असली चेहरा है, जानते ही है किसान। लेकिन ऐच्छिक नहीं है आयुष जी, ये ऐच्छिक बिल्कुल भी नहीं है कानून, क्योंकि इसके अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, देखिए सभी कानूनों के अंदर, और मैं तो कानून की विद्यार्थी हूँ, कानून के अंदर हमेशा मे और मे नॉट, द स्टेट में इन सच एंड सच कंडीशन डू सो, मे और शैल बहुत सारे उसके अंदर होते हैं। बहुत सारा अधिकार सरकार के पास ऐसा रहता है, बहुत सारी एम्बिग्विटीज होती हैं, और ये तो सरकार ने खुद माना जब किसानों ने 11 दौर की बातचीत में सरकार से किसानों ने बात की, और उन्होंने कहा कि जब डीसी के सामने या डीएम के सामने सुनने की बात कर रहे हैं, जो कानूनी कार्रवाई की उसके अंदर बात है, तो सरकार ने उसको जब उसके अंदर संशोधन करने को स्वीकार किया, इसका मतलब उसके अंदर त्रुटि थी, तभी उसको स्वीकार किया गया। और शुरू से किसान एक ही बात कह रहा है कि हम इससे सहमत नहीं है, हमसे चर्चा नहीं की गई, इसे वापस ले लीजिए, इन कानूनों को वापस ले लीजिए और फिर से आप हमसे चर्चा करके कानून बनाइए। अध्यादेश के माध्यम से बार बार हम वही बातें करते हैं और उसमें बार बार जाने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन ये ऐच्छिक बिल्कुल भी नहीं है आयुष जी। चलिए महिमा जी, अब मेरे पास समय नहीं, आप किसी बात के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, एक सवाल बहुत बड़ा अभी सबके जहन में ये है, जो बॉर्डर्स के रास्ते हैं वो उसको कैसे खोला जाएगा, प्रशासन और किसानों के बीच भी जो बातचीत हो रही है क्या उससे हल निकलेगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।